अभी हम लोग ग्रेविटेशन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोग टोटल 4 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी 5वां टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो 5वां टॉपिक स्टार्ट करें। हालांकि बता दें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो हम लोग को समझ लेना है शॉर्टकट में कि इसका थ्योरी क्या है और इसका फार्मूला क्या है। 2-4 मिनट 5 मिनट में हम लोग वो देख लेंगे और उसके बाद इसका एप्लीकेशन देख लेंगे कि मेंस पीआईक्यू जो है यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन उठाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप स्पीड होता है मिनिमम स्पीड जिससे ऑब्जेक्ट को अगर फेंका जाए ना तो अर्थ की ग्रेविटी को या फिर किसी भी चीज़ के उसका जो अपना ग्रेविटी है उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाए, स्पेस में चला जाए। अगर मान लो यहाँ पर अर्थ है, अर्थ पर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, हम लोग उस स्पीड से फेंकेंगे ना कि फाइनल इसका जो एनर्जी है टोटल वो 0 हो जाए, मतलब कि इसके ग्रेविटी से वो बाहर चला जाए। हालांकि अगर हम लोग डेरिवेशन इसके लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है। फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला अगर एस्केप वेलोसिटी का देखें तो √2 होगा। अगर इसको ड्राइव करना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है ना वो 0 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पेस में जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ करके इतना कर देना है ना कि टोटल एनर्जी क्या हो जाए, इसका 0 हो जाए, वो ऑटोमेटिक स्पेस में चला जाएगा। तो हम लोग यूज कर लेते हैं हाफ एम वी ई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इसको दे दिए। और पोटेंशियल एनर्जी पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो होगा Gm/m/r। ठीक है, दोनों मिला करके अगर टोटल एनर्जी हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, टोटल एनर्जी अगर इस पॉइंट पर हम लोग 0 कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि स्पेस में टोटल एनर्जी क्या होता है ऑब्जेक्ट का, 0 होता है। इसको अगर सॉल्व कर ले तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/m/r। एक कंसेप्ट ये है, एक दूसरा भी कंसेप्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नोट कर लेंगे जो कि होता है -Gmm/r के बराबर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है, 0। और चेंज इन एनर्जी जो है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो कर लेंगे हाफ एम वी ई स्क्वायर का। इस कंसेप्ट से भी चले ना तो हम लोग का भी का सेम ही वैल्यू आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी था वो खत्म हो गया, इसका कहाँ पर चला गया, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा और वी ई स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 2Gm/r। और अगर यहाँ से भी निकाल ले तो हो जाएगा कितना, √2Gm/r, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2Gm/r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये क्या हो गया, ये वाला जो टर्म है ना Gm/r², ये जी का वैल्यू हो गया, √2Gr। जी का वैल्यू हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। तो इस तरह से ये दोनों रिजल्ट हम लोग इसके लिए याद रखेंगे और इसी से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में सीख लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जैसे ये अर्थ है, इसके चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसको एक निश्चित वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब किसी ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पर इसका जो अगर डेरिवेशन करना चाहे, पहले फार्मूला बता देते हैं। ये जो वी नोट होता है √Gm/r के बराबर होता है। ये किसके बराबर है, अगर जो पिछला आया था एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से √2 टाइम्स एक कम है, मतलब एस्केप वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या बन जाएगा, एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा। या फिर एस्केप वेलोसिटी में √2 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ का वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होता है, एस्केप वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, √2 टाइम्स ज़्यादा होगा, यहाँ का थोड़ा कम होगा। निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mv²/r जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और अंदर की ओर इस पर जो फोर्स लगेगा Gm/m/r² जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। हम एम मान के चलते हैं कि ऑर्बिट जो है ना अर्थ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग अर्थ का जो रेडियस है वही रेडियस यहाँ पर एज्यूम कर रखे हैं। इन दोनों को अगर इक्वल कर दें तो Gm/m/r² इज इक्वल टू, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, mv²/r जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा। तो एक आर कैंसिल हो रहा है, एक एम कैंसिल हो रहा है, और वी नोट कितना आ गया, √Gm/r। इसको भी हम लोग चाहे तो थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो r/r²। Gm/r² क्या बोलते हैं, स्मॉल g, तो ये क्या हो गया, gr। तो ये हम लोग याद
रख लेंगे। दो फार्मूला इसका भी याद रख लेंगे, बस इसी का यूज होगा और इसी का यूज करके हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो टाइम पीरियड भी आता है कि कितना देर में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, 2πr, जहाँ अर्थ का रेडियस r हम लोग एज्यूम करके रखे हैं। फिर से यहाँ पर एज्यूम यही रखे हैं करके रखे हैं कि सैटेलाइट जो है अर्थ की काफी लोअर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग अभी पर है gm/r। तो ऐसा करके इसको हम लोग मॉडिफाई करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होगा इन सारे फार्मूलाज का और किस टाइप का PYQ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, ए सैटेलाइट इज इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। एक सैटेलाइट है जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड ए प्लेन P, ठीक है, एक प्लैनेट P के चारों तरफ। तो एक रफ इमेज हम लोग बना लेते हैं, प्लैनेट P होगा और इसके चारों तरफ इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर रहा होगा। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हमने किया था फर्स्ट वाला वीडियो में, जो टॉपिक 1 था केपलर्स का जो रूल था वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सैटेलाइट होता है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है और इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करने के चक्कर में इसका जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पर v जो होता है मैक्सिमम होता है और यहाँ पर जो v होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो उस थ्योरी का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व that the velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times। बोल रहा है कि जब सबसे दूर है सैटेलाइट तो इसका जो वेलोसिटी है 6 टाइम कम है कंपेरिजन टू क्लोजेस्ट वाला। क्लोजेस्ट वाला का जो डिस्टेंस है ना इसको हम लोग RC एज्यूम कर लेते हैं और फारदेस्ट वाला को RF एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर v होगा स्पीड तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 6 भी हो जाएगा क्योंकि 6 गुना का बात कर रहा है। एक जगह पर 6 गुना क्या है, स्पीड ज़्यादा है। उसके बाद आगे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का रेशियो हम लोग सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है। और जब बाहरी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है तो हम लोग जानते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। तो हम लोग का यहाँ का एंगुलर मोमेंटम एम भी मिनिमम इंटू वी मिनिमम कितना है, वी है आर यहाँ पर क्या हो जाएगा फारदेस्ट इज इक्वल टू एम भी इंटू 6 इंटू यहाँ पर का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेंगे उसको RC एज्यूम कर लेंगे। भी से भी कैंसिल, एम से एम कैंसिल। हम लोग क्या निकालना है, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट का रेशियो। तो RC बाई RF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। तो सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका रोटेशन वाला पार्ट सही होगा, रोटेशनल मोशन, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से कंसेप्ट इसमें लिया गया है नहीं, बस हम लोग को सिर्फ एक करना था कि एंगुलर मोमेंटम इसका जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 बोल रहा है ए बॉडी इज मूविंग इन ए लो सर्कुलर ऑर्बिट। एक बॉडी है जो कि लोअर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यहाँ पर अर्थ है तो पास ही में इस तरह से लोअर सर्कुलर ऑर्बिट में एक पार्टिकल जो है, बॉडी जो है मूव कर रहा है अबाउट ए प्लैनेट ऑफ मास एम। इसका मास कैपिटल एम ले लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो आर है। हम लोग ऊपर में एक्स्ट्रा कुछ डिस्टेंस लेंगे नहीं, आर ही एज्यूम कर लेंगे क्योंकि लोअर ऑर्बिट में हम लोग सेम ही मान के चलते हैं जो इसका रेडियस होता है वो, क्योंकि वो डिस्टेंस लगभग निग्लेजिबल हो जाता है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी आर इटसेल्फ। बोल रहे कि ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका भी रेडियस आर ही एज्यूम कर करके चलो, ठीक है। एक्स्ट्रा एच जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एच जोड़ने की जरूरत नहीं है। देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी। हम लोग स्टार्टिंग में ही जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, थ्योरी के में ही हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, एस्केप वेलोसिटी भी निकाला था और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाला था। ये आया था हम लोग का √GM/r, सॉरी 2GM/r। हमने वहाँ पर बताया था कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, √2 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, GM/r, ठीक है। या फिर इसको √2GR भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, √GR। तो ये कितना टाइम से, √2 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम लोग को एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी VO/VE निकालना है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड किसका होगा, एस्केप का, क्योंकि ये अर्थ के करीब होता है ना।
यहाँ पर अर्थ के पास या फिर बड़ा वाला जो प्लानट है उसके पास जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो हाई रहता है, ऊपर ऑर्बिट में जाकर के वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1/√2, ए वाला ज़्यादा होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। तो सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड था और 2020 में पूछा हुआ है, मतलब जो भी थोड़ा सा भी ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, बेसिक भी नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 बोल रहा है ए सैटेलाइट इज मूविंग इन ए लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। फिर से वैसा ही केस है, प्लैनेट के काफी नजदीक सैटेलाइट मूव कर रहा है। इट्स रेडियस इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ रेडियस। रेडियस भी सेम मान करके चला है। बाय फायरिंग ए रॉकेट अटैच टू ईट, ठीक है, यहाँ पर जैसे अर्थ हो गया, अर्थ से ए लोअर ऑर्बिट में इस तरह से मूव कर रहा होगा, यहाँ पर सैटेलाइट होगा, ठीक है, और इसमें एक तो और टर्म यूज कर रखा है बाय फायरिंग ए रॉकेट। रॉकेट का क्या काम होता है? एक्चुअली रॉकेट के हेल्प से सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। रॉकेट जब फायर करता है तो इसका स्पीड क्या होगा? तेज होगा। जितना ज़्यादा फायरिंग होगा उतना ज़्यादा इसका स्पीड तेज होगा। बाय फायरिंग रॉकेट अटैच टू ईट, इट्स स्पीड इज इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन सो दैट इट बिकम 3/2 टाइम्स लार्जर। तो जैसे ये फायरिंग होता है इसका जो स्पीड है ना कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? √3/2 टाइम्स हो जाता है। तो मान स्टार्टिंग में अगर भी होगा तभी कितना हो जाएगा? √3/2 भी हो जाएगा। ड्यू टू दिस द फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इससे क्या होगा ना कि ए पहले से अगर मान लो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, अब ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा तो बोल रहा है कि उस टाइम बताओ कि इसका जो सबसे दूर वाला फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बोल रहा है कि फार्देस्ट जो डिस्टेंस है ना वो कितना हो जाएगा। इसको आर डैश जूम कर लेते हैं और नज़दीक वाला तो आर ई दे करके रखा ही है, तो एक डिस्टेंस तो आर ई हो जाएगा, दूसरा आर डैश हो जाएगा। हम लोग से पूछा है कि आर डैश का वैल्यू क्या होगा, सो दैट सैटेलाइट रीचेज इस। हालांकि हम लोग को आर डैश जूम करने की जरूरत भी नहीं है, वो रहा है कि फाइनल जो डिस्टेंस है ना वो आर हो जा रहा है। तो बताओ इस आर का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो सबसे दूर वाला जो पॉइंट है, सबसे लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना कवर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ का जो एनर्जी होगा और यहाँ का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। अगर हम लोग इनिशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ का जो टोटल एनर्जी हो जाएगा क्यू आई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप एम भी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -GM/m/r। आर की जगह पर आर ही लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? आर ही है। तो ये हो जाएगा हाफ एम। एस्केप वेलोसिटी अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में भी ही होगा, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो बाद में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स हो जाएगा, √3/2, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो तो भी नॉट होगा, लेकिन बाद में बोला है कि जब यहाँ से रॉकेट जो लॉन्च होता है, रॉकेट जब फायर होता है तो उस समय कितना हो जाता है? √3/2। तो भी का वैल्यू इनिशियली हम लोग को कितना लेना है? √3v0/2 लेना है। तो यहाँ पर ले लेंगे √3/2, ये भी अंडर रूट में ही रहेगा, √3/2 इंटू v0 का होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और v0 का भी स्क्वायर कर देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और माइनस ए तो लेना ही है GM/m/r जो कि पोटेंशियल एनर्जी है इसका। इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दे तो हाफ एम इंटू 3/2, ठीक है, होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, और v0 स्क्वायर कितना हम लोग पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे GM/r, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट GM/r के बराबर था, लेकिन होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ GM/r लिखेंगे, -GM/m/r। यहाँ पर सारा का सारा ये आर ही होगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग का आर ही दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? GM/m/r ही कॉमन ले लेते हैं, GM/m/r ये कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 -1। तो ये आ रहा है 3 में से 4 गया तो -1/4, -1/4 GM/m/r। ये इसका इनिशियल टोटल एनर्जी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल टोटल एनर्जी का। फाइनल टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंचा है? ये फार्देस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा क्यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता है तो हाफ एम भी स्क्वायर कर लेते हैं, और साथ में माइनस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे?
माइनस GM बाई टोटल डिस्टेंस R। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी ये दोनों को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है। और वहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जो निकालना है R और R के बीच, है ना, ए कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वहाँ पर इस v का कोई काम है नहीं, तो इस v को हम लोग को रिमूव करना होगा। और v को रिमूव करने के लिए हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट था उसको यूज कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम वाला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर पहले यूटिलाइज कर लेते हैं, ताकि उसका वैल्यू हम लोग पुट करके v को हटा सके। तो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट था यहाँ पर एम भी आर, एम v के जगह पर कितना लिख सकते हैं, √3/2 v नॉट एम भी और आर ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे तो एम भी इंटू आर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एम भी आर। तो यहाँ से हम लोग एम और एम को कैंसिल कर सकते हैं, और भी का अगर वैल्यू निकालें तो भी बराबर हो जाएगा √3/, ये पूरा √3/2, और साथ में आर नीचे आ जाएगा, आर ई बाई आर और इंटू भी नॉट का वैल्यू कितना लेना था, √GM/R। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग GM/R भी नॉट का जब वैल्यू लिए थे तो आर ई था। ठीक है, ए √3/2 आ गया, यहाँ पर एम भी आर ई के जगह पर हमने आर ई लिखा है, यहाँ पर आर लिखना होगा क्योंकि ए मोमेंटम यहाँ का है, यहाँ पर कैपिटल आर आ गया है, तो कैपिटल आर हम लोग लिख लिए। इस आर से डिवाइड करेंगे तो नीचे चला जाएगा, मतलब कुल मिला करके ए आ रहा है ये आ रहा है आर ई बाई आर √3GM/2R। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब यहाँ पर भी नॉट का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल एम देंगे, ये हमारा कैपिटल एम है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, कैपिटल एम। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर एम भी स्क्वायर की जगह कितना लिखना है, RE² और ए वाला 3/2 GM/RE। यहाँ पर जो अंडर रूट था वो हटा देंगे सिर्फ, क्योंकि भी स्क्वायर है तो सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस में ये तो रहेगा ही GM/R। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर GM/R अगर कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/4, यहाँ से आ जाएगा RE²। एक RE कैंसिल भी हो रहा है तो एक RE को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ RE/R, क्योंकि एक R ऑलरेडी हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, और GM ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, इतना -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ए हम लोग का फाइनल एनर्जी निकल गया, ए इनिशियल एनर्जी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद ये आने वाला है, अगर इन दोनों को बराबर करेंगे ना तो सबसे पहले तो GMM/RE, और यहाँ पर GMM/R है तो RE और R को तो कैंसिल नहीं करेंगे, GMM को पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R इंटू 3/4 RE/R -1 इज इक्वल टू -1/4 बाई 1/RE। यहाँ पर अगर बोथ साइड हम लोग RE से मल्टीप्लाई कर दे तो ए इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा RE/R इंटू 3/4 RE/R -1 इज इक्वल टू -1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 यहाँ पर जो RE/R है उसको हम लोग एक से जूम कर लेते हैं, RE/R को एक से जूम कर ले, 3/4 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपस में x स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 x स्क्वायर और -3/4 माइनस RE/R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, -x, और a वाला इस तरफ जाकर के +1/4 इक्वल टू 0 देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x² -4x +1 इज इक्वल टू 0 देगा। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो x बराबर आ जाएगा -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर 16 माइनस 4ac करेंगे तो 12/2a।
2 इंटू 3 इज इक्वल टू दे देगा 4 प्लस माइनस 16 में से 12 गया तो 4 और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 यूज कर लेंगे प्लस माइनस 2/6 इज इक्वल टू 4 और 2 6/6। तो यहाँ से हम लोग का या फिर या तो 4 प्लस 2 6/6 करेंगे या भाई 2/6 करेंगे या फिर कितना कर लेंगे 2/6 कर लेंगे। तो ये जो हम लोग का रेशियो है आर ई बाई आर का जो रेशियो है जिसको हम लोग एक्स एज्यूम करके रखे थे वो आ रहा है 2/6 मतलब कि 1/3 के बराबर। तो यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो हम लोग का 3 आर ई के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर कौन हो जाएगा 3 आर ई के बराबर ऑप्शन सी। और इक्वल नहीं होगा, इक्वल ए 1 नहीं ले सकते, 1 लेंगे तो फिर आर ई बराबर आर हो जाएगा। और जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हम लोग वेलोसिटी दे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो फिर वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करता है बल्कि वो इलेप्टिकल पाथ में मूव कर जाता है, क्योंकि एक जगह पर उसका वेलोसिटी कम और एक जगह पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ए ऑप्शन तो हम लोग लेंगे नहीं, जब भी लेंगे और वो ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो रहा है सी ही हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जहाँ पर काफ़ी सारा कंसेप्ट एक साथ दे रखा है पूरा, मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ में फॉलो करते समय कहाँ पर एनर्जी कितना होगा उसका भी यूज किया है इसमें, है इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी का तो यूज करना ही है, साथ में एंगुलर मोमेंटम का भी यूज कर लेना है। मतलब इतना तो क्लियर है कि अभी इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है और हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। जो पहले के सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए होंगे उन्हें पता होगा कि एक क्वेश्चन पहले आ चुका है और वो सॉल्व भी कर चुके होंगे। द मास डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल गैलेक्सी वेरी एज k/r ओवर ए लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर से इस तरह से दे रखा है कि कोई गैलेक्सी है और इसका जो मास डेंसिटी है वो मास डेंसिटी कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर डीएम लेना चाहेंगे तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू डीवी हो जाएगा। रो इंटू डीवी बराबर क्या होता है, डीवी बराबर होता है एरिया इंटू थिकनेस। पहले भी बता चुके हैं एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा डीवी। और यहाँ पर रो का जो वैल्यू दे रखा है रो का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं k/r इंटू एरिया कितना हो जाएगा। अगर हम लोग छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर या फिर एक्स डिस्टेंस पर ही अगर छोटा से एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें एक्स डिस्टेंस पर टोटल एरिया जो होगा वो 4πx² हो जाएगा। 4π या फिर r डिस्टेंस ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर r के अनुसार ये वेरी कर रहा है, तो 4πr² हो जाएगा। और ये जो स्मॉल थिकनेस है उसको हम लोग dr ले लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग चाहें तो मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले तो m बराबर आ जाएगा एक r कैंसिल हो रहा है 4πk/r इंटू dr। ये कहाँ से कहाँ तक, इसको अगर r डिस्टेंस तक हम लोग मान करके चले तो 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4πk/r² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इसका टोटल मास हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालने के लिए बोला है टी में द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिपेंड ऑन आर, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग को पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है √gm/r। तो यहाँ पर अगर हम लोग सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जी एम के जगह कितना पुट करना है 4πk/r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक r यहाँ से आ जाएगा, ये r और r कैंसिल, तो ये आ रहा है √g4πk/r/g/2। या फिर ये बोल सकते हैं अगर यहाँ से टाइम पीरियड हम लोग निकालना चाहे तो समय बराबर हो जाएगा टोटल 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना ले लेंगे, इसमें सारा का सारा जो टर्म है ना एक कांस्टेंट है, ए वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो √kr ले लेते हैं √k इंटू आर। तो ये हो जाएगा 2π/√k इंटू r/√r। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये √r है। ठीक है, ये कैंसिल होकर के सिर्फ √r बचेगा, ये बाकी सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है √r आ रहा है, या फिर t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के बराबर आ जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि t² बाई r जो है
यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए, टी एस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो गया? ए, ऑप्शन ए। हालांकि यहाँ पर बोल रखा था रेडियस जो है ना सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कैपिटल आर तक था, तो यहाँ जो हम लोग स्मॉल आर लिए हैं उसको बढ़ा करके कैपिटल आर कर सकते हैं, फिर सारा टर्म जो है ना कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए था क्वेश्चन नंबर 50। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। सेम क्वेश्चन पहले पूछ चुका है और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डीपली उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 51। ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अबाउट ए प्लैनेट। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास एम, एम मास का एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, लोअर सर्कुलर ऑर्बिट होगा, रेडियस हम लोग क्या ले लेंगे? आर ले लेंगे, ऑफ रेडियस आर अबाउट ए प्लैनेट। अनदर बॉडी बी ऑफ मास एम बाई 2, एक दूसरा बॉडी है वो भी, उसका मास कितना है? एम बाई 2 है और उसका रेडियस एम बाई 2 कोलाइड विथ ए मतलब एक दूसरा जो बॉडी है, अनदर बॉडी बी ऑफ मास m by 2 collide with a velocity which is half the instantaneous velocity v of a। मतलब a का जो वेलोसिटी है ना, a अगर इसका वेलोसिटी v था तो m by 2 जो था v by 2 स्पीड से इसके साथ कोलाइड करता है। ठीक है, पहले से इसका स्पीड v था, मास m था, एक दूसरा बॉडी आकर के उसके साथ कोलाइड करता है जिसका वेलोसिटी कितना है? v by 2 है और मास भी m by 2 है। तो कोलिजन इज कम्प्लीटली इनइलास्टिक, जाकर के उसमें चिपक जाता है। द कंबाइंड बॉडी, अब ये जो बोल रहा है कंबाइंड बॉडी है कंटिन्यूअस टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्या अब एक कंटिन्यूअस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा? तो सबसे पहले तो पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका वेलोसिटी हो गया। सर्कुलर ऑर्बिट में तो बिल्कुल भी चांस कम है। देख लेते हैं अगर इसका वेलोसिटी अभी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर रहा तो उस केस में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर लेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √g/m/r। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि फाइनल इसका वेलोसिटी हुआ कितना। तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, m इंटू एम वी आर m1 v1 r1 इज इक्वल टू, बाद में कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो चलो उसका मास m था, वेलोसिटी v0 था। स्टार्टिंग में उसका मास m था, वेलोसिटी v0 था और रेडियस r था। बाद में क्या हो गया? बाद में उसका मास m प्लस m बाई 2, क्योंकि एक तो और मास आकर के उसमें चिपक गया है। m प्लस m बाई 2 कितना हो जाएगा? 3m बाई 2, 3m बाई 2। बाद में वेलोसिटी कितना हुआ वो हम लोग को पता करना है। रेडियस में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। ठीक है, अभी मान करके चल रहे हैं कि जस्ट कोलाइड किया है और अभी वो सर्किल में ही है। तो r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये आ गया 2v0 बाई 3 इज इक्वल टू v। मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया? डाउन हो गया, कम हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी जब कम हो जाएगा तो ए जो है अब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, इलिप्स की ओर भागेगा। दूसरा क्या है? एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट, एस्केप कर पाएगा। एस्केप करने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए? एस्केप करने के लिए वेलोसिटी होना चाहिए √2gm/r के बराबर। तो क्या इतना वेलोसिटी है इसका? नया जो वेलोसिटी इसका होगा, नया वेलोसिटी हो जाएगा v' इज इक्वल टू √, एस्केप होने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 2gm/r होना चाहिए, 2gm/r। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि √2 इंटू v0 के बराबर होना चाहिए। पर अभी इसका वेलोसिटी कितना हो गया है? v' इज इक्वल टू हो गया है √2 इंटू जी इंटू एम के जगह 3m/2 इंटू आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3gm/r, √3 gm/r। तो ए √3 gm/r जो आ रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू v0। मतलब कि अगर इसका स्पीड √3 v0 के बराबर होता जो कि 1.732 होता है तो ये क्या होता? एस्केप कर जाता, मतलब इसका जो अपना फील्ड है ना उससे बाहर निकल जाता। पर इसका वेलोसिटी बढ़ा नहीं है v0 के मुकाबले, v0 के मुकाबले इसका स्पीड क्या हो गया है? घट गया है। तो फिर एस्केप करने का कोई सवाल है नहीं। फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द प्लैनेट, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड तब गिरता है जब इसका स्पीड लगभग जीरो के आसपास हो। अगर अचानक से उसका स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाता तो एक क्या करता? प्लैनेट उसको अपनी तरफ खींच लेता। तो ए भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ए 3 सही नहीं है। स्टार्ट मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, डी हम लोग क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या था? नॉर्मली करना यही था कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखा है कि ऑर्बिट में मूव कर रहा है, टकराने के बाद हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना था। फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद चेक करना था कि वो उसके एस्केप वेलोसिटी के बराबर है या नहीं, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है या नहीं। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होता तो ऑर्बिट में घूमता,
अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर होता तो उसकी ग्रेविटी से निकल जाता, और अगर कोई दूसरा वेलोसिटी है अगर जीरो हो जाता तो वो वर्टिकली नीचे उसको अपनी तरफ खींच लेता, और अगर कोई और स्पीड आ रहा है तो क्या होता है, इलेप्टिकल पाथ में फॉलो करता। तो वो हम लोग आसानी से यहाँ पर पता कर लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट टू ए हाइट h एवं अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है, इज E1। अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर लेकर के जाना है, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो एनर्जी होगा ना, हम लोग इनिशियल अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो होगा -G(m)m/r, और उसके बाद h हाइट ऊपर ले जाएगा तो फाइनल एनर्जी जो होगा -G(m)m/r प्लस h हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो टोटल एनर्जी लगा वो कितना लगा, E1 लगा, ठीक है। E1, इसमें E1 एनर्जी दिए तो ये यहाँ पर पहुँच गया, तो इतना प्लस हम लोग लिख सकते हैं, इतना प्लस E1 इज इक्वल टू -G(m)m/r प्लस h। और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो E1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से E1 कितना आ जाएगा, माइनस इतना और प्लस इतना, -G(m)m कॉमन ले लेते हैं तो 1/r प्लस h, और ए वाला टर्म जो है उस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 1/r। इसको अगर जोड़ लें तो इक्वल टू हो जाएगा -G(m)m इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम r इंटू आर प्लस h, और ये जो टर्म होगा यहाँ पर ये निगेटिव टर्म ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग माइनस यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं। ये उस तरफ जाकर के प्लस होगा, लेकिन उस प्लस में से अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पर माइनस होगा, तब माइनस माइनस जाकर के वो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर r इंटू आर प्लस, और ऊपर में क्या हो जाएगा, r माइनस h, r से r कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है G(m)m/h इंटू आर प्लस h। तो ये तो चलो इसका एनर्जी E1 के बराबर हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट एट दिस हाइट इज E2। बोल रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए इसका जो एनर्जी है वो E2 के बराबर होना चाहिए। तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए E2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, आसानी से निकाल लेंगे, हाफ mv² करके। E2 कितना हो जाएगा, हाफ m v0², क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी यही होता है, हाफ m v कितना होता है, √gm/r, gm/r, ठीक है। ये इसका हो जाएगा फाइनल E2 एनर्जी, ठीक है। अब हो रहा है किस हाइट पर E1 और E2 जो है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब कि हम लोग क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देना है। इक्वल करेंगे तो सबसे पहले क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अगर इन दोनों को इक्वल करने जाएंगे तो G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, कैपिटल M भी कैंसिल, मतलब कि H बटा ये आ रहा है H बटा R इंटू आर प्लस एच, R इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू, नीचे वाला में से क्या बचा, 1/2r, 1/2r, यहाँ से फिर r और r कैंसिल, 2h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे r प्लस h, तो 2h में से h गया तो h इज इक्वल टू r, और r का वैल्यू कितना दे रखा है, 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जा रहा है, सी हो रहा है। तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 दे रखा है प्लैनेट ए हैज मास m एंड रेडियस r। एक प्लैनेट है जिसका मास m और रेडियस कितना दे रखा है, r, ठीक है। प्लैनेट बी हैज हाफ मास एंड हाफ रेडियस। एक बी है जिसका मास कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r/2 और मास हो जाएगा m/2, ठीक है, m/2 r/2। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट ए एंड बी आर v एंड v, दोनों का एस्केप वेलोसिटी दे रखा है रेस्पेक्टिवली, देन va/vv का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होता है, अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो va/vv बराबर कितना हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr के बराबर, √2gr।
या फिर जी को अगर हम लोग हटा दें एम के टर्म में लिख ले तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम 2 GM बाई आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 GM। इसका मास अगर एम तो इसका कितना हो जाएगा, ए वाला का जो मास दे रखा था ना एम और आर दे रखा था, तो ऊपर में कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, अंडर रूट 2 GM बाई आर हम लोग ले चुके हैं। नीचे वाला में एम को एम बाई 2 करना है और आर को आर बाई 2 करना है, तो आर बाई 2 को 2 ऊपर हम लोग लिख लिए। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2 GM बाई आर और 2 GM बाई आर कितना हो गया कट करके 1। तो एन का वैल्यू कितना देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 453। काफ़ी ज़्यादा आसान था, हालांकि ये 2020 का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जो होता है अगर किसी भी ईयर में हम लोग चले तो वहाँ पर क्वेश्चन 3 टाइप के पूछे जाते हैं, इजी, मीडियम और साथ में डिफिकल्ट। इसलिए एक बार करना क्या होता है ना कि फर्स्ट स्टेप में सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेना होता है, एक बार थ्रू ऑल ही सारा बुक को पढ़ लिया जाता है, ताकि इजी वाला सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना कवर हो जाएगा। क्योंकि डिफिकल्ट वाला कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग पढ़ ले उसके बाद भी वो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बनेगा अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। पहले स्टेप में सारा कंसेप्ट सीख लेना चाहिए जितना सिलेबस है क्लास 11 प्लस 12 का। दूसरा स्टेप में अपना थोड़ा सा लेवल जो है ना मीडियम से टफ की ओर ले जाना चाहिए, और तीसरा लेवल में फिर डिफिकल्ट। पहले ये जरूरी, लोग क्या करते हैं शुरू में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तब तक उन लोगों का पता चलता है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ।